जी ये डिस्टर्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डिस्टर्स आज की वीडियो में जो है हम आपसे बात करेंगे अबाउट और चैप्टर 8 न्यूट्रिशन विच इज़ वन ऑफ वेरी लेंथी चैप्टर ऑफ योर बुक्स चैप्टर्स। और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपसे शेयर करूं ड्यूरिंग माई लेक्चर्स। वीडियो को जो है वो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए कि आखिर इस चैप्टर के अंदर जो है वो क्या क्या बातें की जा रही हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आज तक जो हैं वो डिफरेंट बोर्ड्स ने पूछे हैं। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि इवन पाकिस्तानी बोर्ड्स ये सवाल कर रही हैं या इवन इंडिया के बोर्ड्स, बांग्लादेश के बोर्ड्स या दुनिया में कहीं पर किसी भी कह लें कि बोर्ड्स हैं जो भी डेफिनेटली एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, एग्ज़ाम्स आपके बनाते हैं, तो वो आप सवाल कर रहे हैं। तो उन सब के लिए जो एक मोतबर क्वेश्चंस इस लेवल के लिए जो किए जा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान ही समझाऊंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि आखिर न्यूट्रिशन में जो है आप लोग क्या समझते हैं, किस चीज़ के ऊपर जो है आप लोग बहस करते हैं, किस चीज़ के ऊपर जो है ज़्यादातर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब है खाने की चीज़ें। सबसे पहले जो है वो आपको बताया जाएगा कि न्यूट्रिशन में आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं। डेफिनेटली जानदारों में अब एनिमल्स भी आ जाते हैं और प्लांट्स भी आ जाते हैं, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की भी बात की जाएगी और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, चाहे पौधे खा रहे हैं, एनिमल्स खा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मिनरल्स की। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में बना के रखें कि मिनरल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, चाहे वो कोई जानदार खा रहा है पौधा या जानदार कोई जानवर खा रहा है जिसमें इंसान भी शामिल है। तो मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं एज अ न्यूट्रिटिव पार्ट। तो मिनरल्स के ऊपर हम बहस करेंगे कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो खाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पौधों को चाहिए उनकी स्पेसिफिक ग्रोथ्स के लिए या इंसानों को या जानवरों को चाहिए उनकी स्पेसिफिक ग्रोथ्स के लिए। तो मिनरल्स के अंदर आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस की जाएगी खाने की चीज़ों में, उसमें हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये पार्ट 1 मैं बना रहा हूँ फ़िलहाल, तो ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो फिर डेफिनेटली मैं पार्ट 2 पे जाना पड़ेगा और फिर पार्ट 3 पर, इस तरह हम लेकर चलेंगे। तो आप सारे पार्ट्स देखिएगा, इंशाल्लाह सारे सवालात आपको करने आ जाएंगे। तो मिनरल्स के बारे में बता दिया, फिर कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली ये भी हमने खाने होते हैं और ये एज सच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज दे प्ले द वाइटल रोल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। आपको एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से मिलती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी कि कार्बन और पानी आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिनमें सबसे कॉमन एग्जांपल आप ग्लूकोज की ले सकते हैं या फिर आप चीनी की ले सकते हैं, C12H22O11। ठीक है, ये चीनी जो आप खाते हैं, ठीक है, यू कॉल इट एज शुगर, टेबल शुगर। और ये ग्लूकोज, आपको पता है कि बॉडी सिर्फ ग्लूकोज की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ कर सकती है। सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अगर जाते हैं तो वो ग्लूकोज की शक्ल में जा सकते हैं। सेल की मेम्ब्रेन जो होती है वो इजीली अलाउ करती है कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को गुजरने में। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये भी विदाउट परमिशन, विदाउट एनी इंटेंशंस, डिफ्यूजन्स के मेथड से अंदर बाहर सेल के जा सकते हैं। तो लिहाजा कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिशन का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो और भी बहुत सा है कार्बोहाइड्रेट्स पे, क्लास 10 में बताएंगे, इवन अब क्लास 9 में, इवन फर्स्ट ईयर के अंदर और डिटेल्स मौजूद हैं। और इवन आप चले जाते हैं फिर थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर या अपने फिर मास्टर्स क्लासेस में। मेरा तकरीबन 15 साल का तजुर्बा है पढ़ाने का और मैंने एमफिल ज़ूलॉजी किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं आपको निराश नहीं करूँगा, बहुत सी अच्छी बातें बताने की कोशिश करूँगा, किसी भी लेवल पे हो आप। इट्स नॉट अ मैटर फॉर मी बिकॉज और कोशिश मैं यही करता हूँ कि जो आपका लेवल है मैं उसी की लेवल पे बात करूँ, मतलब मैं हायर लेवल पे जाके बात ना करूँ क्योंकि आपको हायर लेवल का पता ही नहीं है। तो लिहाजा लोअर लेवल पे ही हम बात करेंगे भी, ठीक है। जब मैं एफएससी को पढ़ा रहा हूँ डेफिनेटली फिर मैं उसी लेवल की बात करूँगा। अब हम चलते हैं अगले न्यूट्रिटिव पॉइंट की तरफ जो कि है प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये भी आपको न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप कह लें कि प्रोटीन्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं बेसिकली कार्बन के इर्द गिर्द डिफरेंट कह लें कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो आके लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अमाइनो एसिड का मैं जनरल फार्मूला बना के दे रहा हूँ आपको। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब एलिमेंट्स अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और फिर अमाइनो एसिड्स मिलकर आपस में प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, प्रोटीन्स की शक्ल में चाहिए होते हैं।
आम ज़ुबान में इसको आप गोश्त कह सकते हैं। गोश्त जब आप खाते हैं तो समझ लें कि आप प्रोटीन्स खा रहे हैं, ठीक है। चाहे अंडे की सफ़ेदी खा रहे हैं, चाहे मछली का गोश्त खा रहे हैं, चाहे आप कोई भी गोश्त नुमा चीज़ खा रहे हैं, इवन दालों में भी प्रोटीन्स होते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। मतलब आपको जब कोई खाने को चीज़ मिलती है उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसके अलावा उसमें लिपिड्स भी होते हैं। तो लिहाजा आप लिपिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिपिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लिपिड्स जो है बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आई होप कि मैं लफ्ज़ों के ऊपर नहीं आ रहा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ पीछे जो है वो आर लगा हुआ होता है। सो ये बातें तो आपको भी नहीं पता लगेंगी, डेफिनेटली हायर लेवल की बातें हैं, लेकिन इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और फिर मतलब एटम्स है ना, कैसे भी कम्बिनेशन बना के कोई अच्छी चीज़ बना लेते हैं और कारामद होती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल हम पौधे खाते हैं, पौधे भी इन्हीं को खाते हैं, मतलब बनाते हैं और फिर ज़मीन से वो पानी लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर अपने जिस्म में बनाना शुरू कर देते हैं। फिर इनको वो बना लेते हैं, फिर इनको खा के हम अपनी बॉडी में ले जाते हैं और अपनी तरतीब से रखते हैं, क्योंकि हम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, ज़मीन से पानी नहीं लेते। वी आर नॉट प्लांट्स, लेकिन ये है कि हम प्लांट्स को खाते हैं और फिर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, राइट। तो दे आर एज सच वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। सो दे आर एज मच इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ मैं और बता दूंगा जो आपकी सिलेबस में मौजूद है, दैट इज़ वाइटामिन्स, ठीक है जी, वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स आर बेसिकली वाइटामिन्स मीन मिनरल्स, जैसे मैंने पहले बताया। मिनरल्स शुरू में ही मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं? ये सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं? एज सच सॉल्ट्स वही होते हैं जो कि आप घर में नमक खाते हैं, जैसे NaCl एक सॉल्ट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये नमक खा रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नमक मिनरल है, लेकिन मिनरल्स के साथ कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स के साथ कुछ क्या लग जाते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और फिर ये बना देते हैं कुछ वाइटामिनरल्स, यू नो। तो वी यूज्ड टू कॉल देम एज वाइटामिन्स। इसको भी, इस पर भी रिसर्च काफ़ी हुई और पता लगा कि ये भी एक खुराक का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। ग्रोथ नहीं हो पाती अगर वाइटामिन्स ना हो खुराक के अंदर। तो आज क्या सीखा हमने कि इंट्रोडक्शन क्या है न्यूट्रिशन का, क्या क्या चीज़ें। अब सबसे पहले तो ये चीज़ें फिर दिमाग में बिठा लेना पहले कि चाहिए क्या खाने पीने के लिए, फिर डिटेल पढ़ेंगे ना, जो भी बुक में लिखा हुआ उसको फिर पढ़ेंगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने खुराक में खानी है। फिर आप आपके चैप्टर में लिखेंगे कि अगर आप ये चीज़ें नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशन में ये चीज़ें नहीं लेंगे, फिर आपको एक बीमारी होगी, न्यूट्रिशन की एक बीमारी होगी, न्यूट्रिशन की एक आपको बीमारी हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। यानी मैल न्यूट्रिशन मीन कि आप जो चीज़ें जितनी मिकदार में खानी चाहिए आप उतनी खा नहीं रहे हैं। तो जब आप उतनी खाएंगे नहीं तो फिर डेफिनेटली बीमारी होगी। तो आप मैल न्यूट्रिएंट है, यानी कि आपके अंदर खुराक जितनी होनी चाहिए, जितना आप देखते हैं ना, कद लंबा होता है और बंदा पतला दुबला सा होता है, तो इसका मतलब है कि जितनी वो कार्बोहाइड्रेट्स को खानी चाहिए, प्रोटीन्स खानी चाहिए, जितने उसको लिपिड्स खाने चाहिए, विटामिन लेने चाहिए, जितने सॉल्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे वो बराबरी से नहीं कर रहा है। वो अपनी मर्ज़ी से खाता है, अपनी मर्ज़ी से लाइफ गुजार रहा है, भूखा ज़्यादा रहता है, जिस वजह से उसकी बॉडी की ग्रोथ उस तरह नहीं हो रही है। तो याद रखें, अगर आपने पौधों को भी ग्रो करवाना है तो उनको आपने फर्टिलाइजर्स देने हैं, उनको भी आपने ये सब न्यूट्रिशंस की चीज़ें प्रोवाइड करनी है, फिर ही पौधे जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। और अगर आप इंसानों के साथ भी ऐसा करेंगे तो फिर यही सीन होने वाला है। तो इंशाल्लाह हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे अबाउट दी ऑल दीज टॉपिक्स। अब ज़रा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करते हैं आपके चैप्टर का कि आपके चैप्टर में आखिर क्या बात की जा रही है शुरू वाले पेजेस के अंदर। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ज़रा इंट्रोडक्शन की। इस चैप्टर के इंट्रोडक्टिव पेज के ऊपर जो बातें लिखी हैं उसमें से हाफ मैं अभी बता देता हूँ, हाफ अभी फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन को समझने से पहले न्यूट्रिएंट्स का पता होना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं जो जानदार को चाहिए होते हैं ताकि वो एनर्जी बना सके उनसे, या फिर कोई नया मटेरियल बना सके। यानी कि अगर कोई भी जानदार है, डेफिनेटली वो एलिमेंट्स ऑब्जॉर्ब करेगा, प्लांट्स की बात कर लें, या फिर वो कंपाउंड जिस तरह यूरिया चाहिए पौधों को, तो वो अपने अंदर लेके जाके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, अपने अंदर रख लेगा, फिर हम उसको खाएंगे, यू नो।
तो इस तरीके से क्या होगा कि वो पहले जो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनसे वो एनर्जी बनाएगा और एनर्जी बनाने के बाद फिर जो है उससे वो न्यू मटेरियल भी हासिल करेगा, यानी कि नया मटेरियल बनाने की भी कोशिश करेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को आप न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डेफिनेटली जब वो पौधा ले रहा है, यानी कि प्रोसेस ऑफ विच फूड इज ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होती है, या तो फूड, जिस तरह हमें न्यूट्रिशन क्या चाहिए, हमें हमेशा खाना है फूड को, यू नो। और फिर उसके बाद अगर आप कहेंगे कि फूड अगर कोई पौधे खुद बना रहे हैं तो ये भी न्यूट्रिशन ही में आएगा, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ऑब्टेन किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, या जो फंगस वगैरह होती है वो फूड ईट नहीं करते, वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उनके अंदर हाइफी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो, जिस तरह आप सक करते हैं ना जूसेस वगैरह को पाइप के थ्रू सक कर लेते हैं, इस तरह से फंगस की क्वालिटी ये है कि वो भी सक करती है अपने फूड को, तो एब्जॉर्ब कहेंगे। जिस तरह कपड़ा रख दिया पानी के ऊपर, उसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया ना, पानी को अपने जज़ब कर लिया पानी को कपड़े ने, इसी तरह से आप कह लें। एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, और फिर वो बॉडी सब्सटेंसेस यानी कि बॉडी को जो भी रिक्वायर्ड है, जिस तरह का सब्सटेंस रिक्वायर्ड है, शेयर रिक्वायर्ड है, वैसी बन जाती है ताकि वो ग्रोथ हो सके और एनर्जी मिल सके। तो ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है। उसके बाद ये सवाल हो गया, उसके बाद एक सवाल आएगा डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। अब ये तो आप सबको ही पता होगा इस लेवल के ऊपर ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं। तो ऐसे जानदार जो अपना फूड खुद बना लेते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। पौधे वगैरह सारे ऑटोट्रॉफ हैं बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। सनलाइट का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक पौधे हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाएगा। और फिर डेफिनेटली पौधों को खाने वाले जानदार हैं, ठीक है। तो जो पौधों को खाते हैं सो उनको हेटेरोट्रॉफ कहेंगे, जिनमें आप कह लें एनिमल्स आ जाते हैं। सारे एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। इसके अलावा फंजाई भी सारे के सारे जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ में कैटेगराइज किए जाते हैं। इंसानों को भी एनिमल्स में जो है वो काउंट किया जाता है। तो लिहाजा हम भी हेटेरोट्रॉफ ही हैं क्योंकि हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। तो लिहाजा जो जानदार अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जिनमें सारे के सारे क्या आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, यानी सारे के सारे पौधे आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ, और ये हमारे पास था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं इस वीडियो में। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं टॉपिक 8.1 मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। जैसे मैंने आपसे कहा था कि न्यूट्रिशन के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है, पौधों को भी और एनिमल्स को भी। अब हम कुछ मिनरल्स के ऊपर बातें कर लेते हैं और उनके अंदर मौजूद टर्मिनोलॉजीज़ को सीख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। यानी देखें, पौधा जो होता है ना, कोई भी पौधा हो, उसको मिनरल्स चाहिए होते हैं, उसको एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर वो पौधे को ना मिले तो फिर पौधे की ग्रोथ नहीं अच्छी होती, उसको एनर्जी नहीं सही मिलती। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं उनको, उन मिनरल्स को, और उन मिनरल्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो ये बोर्ड में उम्मन सवाल आ जाता है कि डिफरेंस क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो ये आप सवाल याद रखिएगा, ठीक है। इस पड़ाव के अंदर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये वो एलिमेंट्स हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए। तो इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और फिर पौधे को ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए, थोड़ी मिकदार में चाहिए, लेकिन लाजमी चाहिए। फिर जिनमें आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन और जिंक शामिल है। तो मोलिब्डेनम भी याद रखिएगा, आयरन, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। फिर अगला सवाल ये आ जाता है कि आखिर ये न्यूट्रिएंट्स करते क्या हैं। अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो है मैं और भी कुछ एलिमेंट्स को जो है वो लिखूंगा, क्योंकि आपकी बुक में जो है ना दो तरफा बात की गई है, एक जगह पे कुछ लिखा गया है तो एक जगह पे कुछ लिखा गया। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में डेफिनेटली पौधों के अंदर मैं बात करूंगा, तो इसमें आप फॉस्फोरस को भी ऐड कर लें, इसके अलावा आप इसमें सल्फ़र को भी ऐड कर लें, ठीक है। और इसके अलावा आप ऐड कर लें इसमें सल्फ़र को, और कैल्शियम को भी ऐड कर लें, और पोटाशियम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। मतलब ये तो हैं, ठीक है, उनके साथ ये भी हैं, ठीक है, मतलब मैंने ऐड कर दिए हैं। तो फॉस्फोरस क्यों चाहिए पौधे को, अब आपकी बुक में ये रेड और येलो ब्लॉक्स बने हैं तो आपने याद रखना है। बस इस वीडियो को आप 3 दफ़ा पीछे करके देख लें, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा कि जो फॉस्फोरस है वो ATP बनाने के लिए चाहिए, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए चाहिए, कोएंजाइम्स बनाने के लिए चाहिए,
ठीक है। इसके अलावा सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए चाहिए। ये हेडिंग्स बस याद करनी, ठीक है। उसके बाद पोटाशियम आ जाता है, ठीक है। मैंने आपसे फास्फोरस की बात कर ली है, ठीक है। अब पोटाशियम क्यों चाहिए? पोटाशियम आपको चाहिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए चाहिए। इसके अलावा पानी को डेफिनेटली कम ज़्यादा करना होता है ना ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से, तो ओपनिंग क्लोजिंग से पानी कंट्रोल होता है पौधे का, तो पोटाशियम आपको इसलिए चाहिए। उसके अलावा सल्फ़र है। सल्फ़र क्यों चाहिए? प्रोटीन, वाइटामिन और एंजाइम्स की प्रिपरेशंस के लिए चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको कैल्शियम भी पौधे को चाहिए, वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, ज़्यादा मिकदार में चाहिए, तो ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का, यानी सेल वॉल बनानी होती है उसमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वाटर मूवमेंट को जो है वो हेल्प करता है, तो वाटर मूवमेंट के लिए भी आपको कैल्शियम की ज़रूरत है। यानी पानी की पौधे में जो मूवमेंट होती है ना, उसमें भी पानी की मूवमेंट के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। अगर पानी आपको पता है जड़ों से लेकर पत्तों तक पानी मूव करता है, तो कैल्शियम इसमें ज़रूरी होता है। उसके अलावा हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाएँ तो आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन क्यों चाहिए? आयरन हमें चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस करवानी है और एक्टिवेट्स करवाना है बहुत से एंजाइम्स को, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपने एंजाइम्स के चैप्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और को फैक्टर्स, को एंजाइम्स के लफ्ज़ पढ़े हुए हैं, तो उस पर भी टाइम नहीं है बात करने का, लेकिन एंजाइम्स की वीडियोस देखें तो वहाँ पर आप सीख लेंगे। मोलिब्डेनम क्यों ज़रूरी है? मोलिब्डेनम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोलिब्डेनम जो है ये एंजाइम्स को जो है कह लेंगे यूज़ करता है, एंजाइम्स को। मोलिब्डेनम जो है वो एंजाइम्स को यूज़ करता है, क्या करने के लिए? वो नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये नाइट्रेट्स होते हैं, इसको ना वो अमोनिया में तब्दील कर देता है। तो अगर मोलिब्डेनम होगा तो ये काम हो जाएगा, और कौन करेगा? डेफिनेटली ये काम एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को क्या चाहिए? मोलिब्डेनम, ताकि वो नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर दें? अमोनिया में। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ये अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए भी ज़रूरी है, यानी जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अमाइनो एसिड्स मैंने शुरू में बताया था वीडियो के, तो अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? मोलिब्डेनम ज़रूरी है। इसके अलावा बोरॉन चाहिए। किसको चाहिए? पौधों को चाहिए। बोरॉन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये शुगर की ट्रांसपोर्ट करवाता है, C12H22O11, या फिर शुगर सिर्फ C12H22O11 तो नहीं होती ना, ग्लूकोज भी तो एक शुगर है ना, तो इसको ट्रैवल करवाने, या स्टार्च कह लें एक शुगर है, तो इसको भी ट्रैवल करवाने के लिए बोरॉन सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा सर्टेन एंजाइम्स बनाने के लिए भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंजाइम्स बनाने के लिए भी बोरॉन चाहिए, पौधे में भी एंजाइम्स होते हैं ना, तो वहाँ पे भी बोरॉन की ज़रूरत है। फिर आ जाता है कॉपर। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ। कॉपर को आप Cu लिखते हो, कपरम इसका असली नाम है। तो ये बहुत से एंजाइम्स का कह लें कि हिस्सा है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर आ जाता है मैंगनीज, Mn, यहाँ लिखा नहीं हुआ, मैंगनीज, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो मैंगनीज क्या करता है? मैंगनीज जो है ये एंजाइम एक्टिविटी करवाता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान मैंगनीज चाहिए होता है, रेस्पिरेशन के दौरान भी मैंगनीज चाहिए होता है। रेस्पिरेशन भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, आपने बायोएनर्जेटिक्स में इसकी डिटेल पढ़ी हुई है। इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, यानी कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से मुराद है कि जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है उनको तोड़ने फोड़ने के लिए भी आपको मैंगनीज चाहिए। मैंगनीज, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं मैंगनीज की बात कर रहा हूँ, दोनों में फ़र्क है। उसके बाद आता है जिंक। जिंक क्यों चाहिए? ये आपको लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स बनाने के लिए चाहिए। फिर आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन क्यों चाहिए? क्लोरीन जी आपको ऑस्मोसिस करवाने के लिए चाहिए। ऑस्मोसिस समझते हैं ना आप, कि पानी का हायर कंसंट्रेशन और सॉल्ट्स की तरफ मूवमेंट रहती है, तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसमें हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक 3 किस्म के सॉल्यूशंस हैं, तो ये आप याद रखिएगा। फिर आ जाता है निकल, राइट, निकल नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो निकल बेसिकली चाहिए होता है फॉर द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो बस आप ये बार बार सुन लें, ठीक है। अभी ये कोई 5 मिनट की मैंने बात की है आपसे, तो आप इसको तकरीबन कोई 5 दफ़ा सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो आपने फिर क्या सवाल आएगा आपको बोर्ड में, लॉन्ग भी आ सकता है, कि व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इनका रोल बताएं प्लांट्स की लाइफ में, ठीक है। गिव देयर रोल इन प्लांट्स लाइफ, गिव देयर रोल, कि क्या किरदार अदा करते हैं इन प्लांट्स लाइफ। तो प्लांट्स की ज़िंदगी में ये एलिमेंट्स जो हैं वो क्या किरदार अदा कर रही हैं, क्या रोल अदा कर रही हैं, ये आपको आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, और ये शॉर्ट आएगा तो ये तो कम से कम जो मैंने आपको बनाया अभी कॉपी पेंसिल से आप इसको नोट डाउन करें और ये आप लिख लें, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ वीडियो के। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपसे कि आखिर रोल क्या है। अभी हमने रोल की बात की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रोल की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रोल की,
जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो है वो आता है आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, और नाइट्रोजन जो है वो आपके पास आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में। ये बात याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। आपको ये भी बोर्ड में सवाल आ सकता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट पहचाने और माइक्रोन्यूट्रिएंट पहचाने। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि मैंने अब आपको जो बातें बता दी हैं उसमें आप समझ गए होंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं पौधे को, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। अब हम मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं इस पैराग्राफिंग में, क्योंकि मैंने आपको जो रोल थे माइक्रो और मैक्रो के वो मैंने आपको तो जल्दी से बता दिए, बाय वर्ड्स ही बता दिए थे। लेकिन अब आप कहेंगे सर आप नाइट्रोजन को और मैग्नीशियम को रिस्पेक्ट ज़्यादा दे रहे हैं, आप लिख के ये सारी बातें हमें समझा रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक में इनके बारे में डिटेल में अलग से लिखा गया है, इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ इस पोर्शन को। बहरहाल वो भी रिस्पेक्टफुल हिस्सा था कि दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके भी तो एक डेफिनेटली किरदार है पौधे के अंदर, लेकिन इसको आप देखना है एज अ रिस्पेक्टफुल वे में। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम फॉर द प्लांट लाइफ, या फॉर द प्लांट लाइफ कह लें, या फिर प्लांट प्रोग्रेस कह लें, या फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी कह लें, जो भी आपने कहना होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को हासिल किया जाता है नाइट्रेट्स की मदद से। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है जो नाइट्रोजन है, तो ये आपको नाइट्रोजन मिलेगा प्रोटीन्स में, मतलब प्रोटीन्स आप खाते हैं, हार्मोन्स होते हैं जिनमें आप ग्लूकागोन ले सकते हैं, इंसुलिन ले सकते हैं, जो आपको ज़्यादातर पता होता है, ये हार्मोन्स होते हैं। ये प्लांट के भी बहुत से हार्मोन्स होते हैं जिनमें इथाइलिन है, इथीन है, तो इसके ऊपर भी कभी जिक्र होगा इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाकर, सेकेंड ईयर में, तो तब वहाँ पे बात करेंगे। फिर क्लोरोफिल है, वाइटामिन हैं, एंजाइम्स हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, दे आर दी सोर्सेज। नाइट्रोजन पौधा यहाँ से हासिल करता है, यानी कि पौधे में आपको नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा, या आपको पौधे के अंदर प्रोटीन में मिलेगा, हार्मोन्स में मिलेगा, क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन होता है, वाइटामिन में भी, एंजाइम में भी नाइट्रोजन चाहिए होता है। याद रखें प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो है ना वो सब में एक जैसे ही हैं, यू नो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ये एक मकूला भी है, आई होप आपने याद किया होगा ये। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, नाइट्रोजन को अब डाइजेस्ट भी तो करना होता है ना पौधे ने, तो मतलब जब ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स पौधा डाइजेस्ट करता है तो फिर वो अपने पत्ते की और स्टेम की ग्रोथ करवा सकता है। आपको पता है ना पत्ते बड़े होते हैं, स्टेम भी बड़ी होती है, तो पौधा ग्रो कर जाता है। तो अगर नाइट्रोजन का उसके अंदर हजम करने का निज़ाम ना हो ना, मतलब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ना हो, तो फिर ये पौधा काम नहीं कर सकता। मतलब पौधे में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक्सेस नाइट्रोजन अगर आ जाती है, लेट्स से दैट पौधे में ज़्यादा सारी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आ जाते हैं, तो पौधे को क्या मसला होगा, तो उसमें जो फ्लावरिंग है वो डिले हो जाएगी, यानी 6 महीने बाद फ्लावर निकलने से पौधे में, तो वो हो सकता है कि 7 महीने के बाद निकले। ठीक है, इसे कहते हैं डिले ऑफ फ्लावरिंग। या फिर उसके फ्रूट जो है उसमें भी डिले हो सकता है, यानी 6 महीने बाद आपको पौधे ने फ्रूट दे देना था, लेकिन वो अब आपको 8 महीने बाद, 9 महीने बाद दे रहा है, क्योंकि उसमें अपने ज़्यादा नाइट्रोजन भर दिया। यानी पौधे को भी एक मखसूस अमाउंट तक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अगर आप कम ज़्यादा कर देंगे तो फिर उसका क्या होगा, मसला होगा। फिर डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन की भी बात कर लेते हैं। अगर नाइट्रोजन कम हो जाएगा तो फिर पौधा जो है वो आपको जितनी प्रोडक्ट दे सकता है उतनी नहीं देगा। लेट्स से दैट के 10 लाख रुपए के आपने बीज लगाए गंदम के, और आपको चाहिए थी अब 1 करोड़ रुपए की फसल, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था बीजों पे आपने, खेतों पे, तो आपको यील्ड अब आपको 50 लाख की मिली, यानी 50 लाख का नुकसान हुआ। रीज़न क्या हुआ, क्योंकि उसको आपने नाइट्रोजन नहीं दी फसल को। तो नाइट्रोजन यूरिया की शक्ल में पौधे को दी जाती है, याद रखिएगा। मैं आपको यूरिया का फॉर्मूला बताता हूँ आज। ये वो कंपाउंड है जिसमें 46.6% नाइट्रोजन होती है। तो ये मैं आपको वैसे ही एक थोड़ी सी ज़रा इंटेलिजेंस पॉइंट्स बता रहा था। तो जो यूरिया है दैट इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट अगर आपने यील्ड बढ़ानी, प्रोडक्ट बढ़ानी है। इसके अलावा येलोइंग ऑफ लीव्स को आप बचा सकते हो, यानी पौधा जो है वो अगर नाइट्रोजन दोगे तो अगर उसकी कमी हो जाएगी, यानी अगर आपके पास पौधे की फसल लगी हुई है या कोई दरख्त है, वहाँ पे येलो हो रहे हैं लीव, सर्दियों की बात नहीं कर रहा, वैसे नॉर्मल सीजन में येलो हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन की कमी है। वहाँ नाइट्रोजन का यूरिया वगैरह दें, कुछ फर्टिलाइजर्स दें। वैसे गोबर होता है, बड़ा अच्छा फर्टिलाइजर होता है, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा स्टंट ग्रोथ, तो ये स्टंट ग्रोथ का मतलब होता है
कि ग्रोथ का रुक जाना। हो सकता है कि पौधा अपनी ग्रोथ ना करे, जितना लंबा चौड़ा होना चाहिए उतना लंबा चौड़ा ना हो, तो ये मसले आते हैं। फिर मैग्नीशियम का किरदार भी आया था स्टूडेंट्स के, मैग्नीशियम क्यों इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए। तो डेफिनेटली इसको ये लिखा नहीं बुक में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सोर्स मैग्नीशियम का मिनरल्स, जो पौधा ज़मीन से जितनी भी सॉइल होती है ना, सब मिनरल्स होते हैं, वहाँ से जब ये एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स वगैरह, तो पौधे को वहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, यानी ये क्लोरोफिल में भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल इज़ अ बिग मॉलिक्यूल। आपको फर्स्ट ईयर में बनाना सिखाएंगे कि क्लोरोफिल कैसे बनाया जाता है, तो फिलहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट शुगर्स लिखा हुआ था, तो शुगर्स भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सब मैंने लिखा नहीं। पर नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स एंजाइम्स है, याद रखो मैग्नीशियम प्लांट के एंजाइम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, फैट्स बनाने के लिए। इसके अलावा याद रखो कि जो अगर आप मैग्नीशियम की यूजेस की बात करोगे तो ये फ्रूट और नट की फॉर्मेशन के लिए भी काम आता है, और इसके अलावा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए भी मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है। अगर कमी हो जाएगी मैग्नीशियम की तो फिर पत्ते भी येलो पड़ जाएंगे और विल्ट करेंगे, मुरझा जाएंगे, तो ये नुकसान होगा। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको सब बातें बताई हैं अबाउट न्यूट्रिशन। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स की बात करूंगा। इसके अलावा आपको इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स भी बता दूंगा। मतलब अब नो डाउट हम अभी बात कर रहे थे आपसे इस टॉपिक की मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो फर्टिलाइजर्स भी मिनरल्स में ही किसी हद तक आते हैं। तो मैंने मिनरल्स में आपको मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, यानी सिर्फ मैं मिनरल्स को काउंट नहीं करूँगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बातें की, और इसी में मैंने आपसे नाइट्रोजन मैग्नीशियम की भी बात की। तो फर्टिलाइजर्स भी आते हैं किसी हद तक, मिनरल्स की कैटेगरी में ही आ जाएंगे वो भी। तो उसको हम फिर उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फर्टिलाइजर्स क्या कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। तो ये मैंने आधा लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया, इसको कॉपी कर लें आप, इस तरह लिखाइएगा, आपके 10/10 आएंगे इंशाल्लाह। 10/10 का मतलब है कि पूरे नंबर आएंगे। 5 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर पूरे आएंगे, 4 नंबर का सवाल है 4 नंबर पूरे आएंगे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन के सवाल नंबर हैं वो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप्स आपको पसंद आई होगी। अगला पार्ट देखना ना भूलिएगा, और अगला पार्ट देखना है तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट में लिंक्स भी दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें लिंक्स मौजूद हैं, या फिर आखिर में भी आपको यहाँ पर एक थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी मिल सकती है। या आप ये सिंपली लिखें, आप ये लिख दें मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्पेस GS अकेडमी, और पार्ट 2 लिख दें या लेक्चर 2 लिख दें, तो आपको मेरी दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। तो ढूंढना आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन GS अकेडमी याद रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन GS अकेडमी प्लेटफॉर्म, और अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी, इस चैनल का भी, या तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।